हाँ साथियों, कैसे हैं? IEA के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमको चर्चा करना है किसके बारे में? दर्पण के बारे में। और गोलीय दर्पण में उसकी उपयोगिता क्या है। बताए थे पहले कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो उन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके एक बार उस वीडियो को जाकर के देखें, प्ले लिस्ट में है। अभी हमको पढ़ना है इसकी उपयोगिता क्या है, गोलीय दर्पण की आखिर उपयोगिता क्या है। तो इसके बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। चलिए ठीक है। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो गोलीय दर्पण किसी एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक भाग को क्या किया जाता है, रंग कर रंजित किया जाता है, तो उसे जो परावर्तक क्षेत्र बनता है उसे को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं। अवतल दर्पण का पहले बता चुके हैं कि परावर्तक क्षेत्र क्या होता है, धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक क्षेत्र क्या होता है, धसा होता है। इसके कारण इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है दर्पण में। तो इसका क्या क्या होता है? पहला होता है हजामती दर्पण के रूप में। आपने देखा होगा कि आप जाते हैं तो जब आप किसी सैलून में जाते होंगे बाल बनाने के लिए, तो आप देखते होंगे कि उसमें आपका चेहरा काफ़ी फ्रेश लग रहा है, काफ़ी बढ़िया चित्र बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो इसका मेन रीजन है कि गोलीय दर्पण में, वो भी अवतल दर्पण में, जब हम वस्तु को निकट आते हैं तो वस्तु का क्या ऐसा प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के साइज के बराबर और या उससे थोड़ा आवर्धित। डिपेंड, अगर ध्रुव के पास चले जाएंगे तो वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा आगे पीछे रहेंगे, नजदीक लाएंगे तो वस्तु का बनेगा थोड़ा आवर्धित प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके कारण आपका जो मतलब बाल या दाढ़ी जो भी व्यक्ति बनाता है वो थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जिसके कारण हजाम, जिसको आप नाई कहते हैं, उसको केस काटने में क्या मिलती है, सहूलियत मिलती है। तो आप देख लीजिए अवतल दर्पण किस में उपयोग होता है? पहला हजामती दर्पण के रूप में। और क्या होता है? टॉर्च में। देखिए टॉर्च का भी, तो आप टॉर्च देखे होंगे तो उसमें आप बल्ब के पीछे से एक देखिएगा ऐसा यू या भी कहें शेप का आकार लगा होता है। टॉर्च के यहाँ पे बल्ब लगा होता है और ये एक शेप होता है। ये जो दर्पण लगा होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यही जो है आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसका मेन काम क्या है, ये जितने भी इस पे प्रकाश पड़ा इसको क्या कहता है, एक जगह पे फोकसित कर देता है। क्या कहता है? एक जगह पे क्या करता है ये, जिसके कारण प्रकाश ज्यादा फैल नहीं पाता है और किसी वस्तु को आपको देखने में क्या मिलेगा, सहूलियत मिलेगा। सर्च लाइट के रूप में और वाहनों के हेडलाइट के रूप में। वाहनों में आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते होंगे तो देखते होंगे उसके हेडलाइट में कौन लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है। और क्या लगा होता है, डॉक्टर द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि आंख, कान, गला रोग, ये दांत वगैरह का जो प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट वगैरह, इसमें किसका दर्पण का उपयोग करता है देखने के लिए? डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसमें वस्तु क्या होता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। सौर भट्टी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की क्या उपयोगिता है? तो आप देखे होंगे, अगर आप मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन देखे होंगे, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, उसके साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग? वहां पे समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, या फिर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, एक बार देख लेते हैं कि अवतल दर्पण जो है दूर रखी वस्तु का कहाँ पे प्रतिबिंब आता है, फोकस पर प्रतिबिंब आता है, और वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा। पता चला कि आ रहा है ट्रक, आपको लगेगा कोई चींटी आ रहा है, तो आप ठीक से समझ पाइएगा नहीं, समझ पाइएगा। अब ये क्या करता है, और दूसरा क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र उतना बड़ा नहीं होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, काफी बड़ा होता है, उथला होता है, उसका परावर्तक उठा हुआ होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। और ये नजदीक आ जाएगा तो अवतल दर्पण जो है वस्तु नजदीक आएगा तो मोटरसाइकिल भी ट्रक जैसा लगेगा, तो इसलिए कारण आप हरा जाइएगा। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सो नहीं होता है, यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वही वैसा ही प्रतिबिंब बनाता रहेगा, और बड़ा से बड़ा गाड़ी भी इसमें क्या हो जाएगा, इजी वे में आपको दिखाई दे देगा। इसके कारण उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। अभी हमने देखा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की उपयोगिता।
आज हम दर्पण सूत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसके रूप में? किसके रूप में? आप देख लेते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। अब दर्पण सूत्र होता क्या है आपको पता होगा कि, और जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दर्पण सूत्र हो और लेंस सूत्र हो, ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। इसमें दर्पण सूत्र में संबंध क्या है, या फिर यू भी और एफ में क्या संबंध है। तो दर्पण सूत्र के बारे में एक बार देख लेते हैं। किसके बारे में? दर्पण सूत्र। क्या दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र का सिंपल फॉर्मूला है क्या? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब कहिएगा कि ये v क्या है, u क्या है और f क्या है। v क्या है, u क्या है और f क्या है। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। v क्या है, आप v के बारे में देखिएगा, और फिर u क्या है और f क्या है। ठीक है, अब v क्या है आप देखिएगा, ये v क्या है आपको पता होगा या नहीं पता होगा। जब दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होगा, तो प्रतिबिंब दूरी जो होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होता है, ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी होता है। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। u क्या है? तो फिर u बचा क्या? वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी है। और f क्या है आपको पता होगा, या नहीं पता है तो समझ लीजिए, क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस, फोकस दूरी है। क्या है? f क्या है? फोकस दूरी है। तो दर्पण सूत्र आप समझ लिए। इसमें से आप ऑप्शन मिलेगा, बताइए इसमें से दर्पण सूत्र कौन है या कौन नहीं है वास्तविक रूप में। तो आप देख लीजिए इस बार, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। इसको एक बार जरूर आप देख लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।